नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला। लालू ओवैसी से लेकर राहुल तक का प्लान, सड़क पर आ गया मुसलमान। पीएम मोदी का बड़ा टेस्ट क्या शुरू हो चुका है। मस्जिदों पर ताले लगेंगे, मुसलमान की गर्दन पर तलवार। मोदी विरोध में कौन सा आग लगाने वाला हथियार आ गया है, आज ये भी बताऊंगा। वक्फ बिल के विरोध में सड़क पर उतरे मुसलमानों का वो रियलिटी चेक जिसने पोल खोल कर रख दी। बिहार चुनाव के पहले जेडीयू पर निशाना, मुस्लिम वोट के चक्कर में पलटी तो नहीं मार देंगे नीतीश कुमार। बड़ा बवाल, हिंदू योद्धा राणा सांगा को गद्दार बताने वाले सपा सांसद के घर भयंकर तोड़फोड़ किसने कर दी। मंदिर में कीर्तन कर रही महिलाओं पर पत्थरबाजी किसने की। न सड़क पर नमाज, न छत पर लाउडस्पीकर पर भी रोक। ये बड़ा एक्शन कहां पर हो गया, आज ये भी दिखाऊंगा। इसके अलावा पीएम मोदी अब कौन सा ऐसा महाकुंभ ला रहे जो देश की ताकत 100 गुना बढ़ा देगा। वो महाकुंभ जिसमें डुबकी लगाते घर आएंगी लक्ष्मी, चीन से लेकर अमेरिका तक के होश उड़ेंगे। और पहले बिहार, अब यूपी। मोदी का वो मिशन जिसे पूरा करने बाबा बागेश्वर ने नया मोर्चा खोल दिया है। मोदी योगी बागेश्वर बाबा, सनातन का कौन सा गौरव वापस लाने का ऐलान हो गया है डंके की चोट पर। आज इसका चैप्टर भी खुलेगा, लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की क्लास लगा दी। राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को दुलार करते दिखे थे। इस पर स्पीकर ने उन्हें सदन की गरिमा के हिसाब से आचरण करने की नसीहत की। लोकसभा स्पीकर की ये बातें राहुल गांधी को अच्छी नहीं लगी। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने उनके बारे में कुछ बोला और जब वो जवाब देने के लिए खड़े हुए तो स्पीकर उठकर चले गए और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते हैं उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अपने नए बयान से विरोधियों की नींद उड़ा दी। अमित शाह ने आज लोकसभा में यह बड़ी बात कह दी कि दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल बचा है और चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब अमित शाह के बंगाल जीतने के दावे से ममता बनर्जी की पार्टी में हड़कंप मच जाएगा। अमित शाह ने कल ही यह बयान देकर विपक्ष के होश उड़ा दिए थे कि 15-20 साल तक केंद्र में विपक्ष का नंबर नहीं लगने वाला। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग USCIRF की नई रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इस नई रिपोर्ट में भी भारत के खिलाफ पुराना एजेंडा चलाया गया और यह आरोप लगाया गया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। इसमें खुफिया एजेंसी रॉ को अमेरिका में बैन करने और भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की भी बात की गई। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि अमेरिकी आयोग अपनी रिपोर्ट अपने पास रखे और खुद USCIRF को ही चिंताजनक संस्था घोषित किया जाना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट के जरिए भारत के खिलाफ जो एजेंडा चलाया जाता है वो कभी सफल नहीं होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अचानक अपना काफिला रोकना पड़ गया। फ्लाईओवर पर उनके काफिले के आगे कुछ गायें आ गई थी। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता सड़क पर आई और अधिकारियों को फ्लाईओवर से गाय हटाने के लिए कहा। सीएम रेखा गुप्ता ने आवारा पशुओं को शरण देने के लिए इंतजाम करने के आदेश दिए। अश्लील सीडी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज सीबीआई ने भूपेश बघेल के भिलाई और रायपुर के आवास पर छापेमारी की। भूपेश बघेल के करीबी विनोद शर्मा के घर पर भी सीबीआई की टीम ने रेड की। भूपेश बघेल ने ईडी के बाद सीबीआई की छापेमारी पर सवाल उठाए। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि रूस और यूक्रेन ब्लैक सी में सीज फायर पर राजी हो गए हैं। साथ ही दोनों देश एक दूसरे के एनर्जी प्लांट पर भी अटैक नहीं करेंगे। हालांकि रूस और यूक्रेन ने इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। इससे पहले ट्रंप ने 30 दिनों के सीज फायर का प्लान रखा था। तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास, लालू ओवैसी राहुल का प्लान, सड़क पर आ गया मुसलमान। पीएम मोदी का बड़ा टेस्ट शुरू हो चुका है क्या। मस्जिदों पर ताले लगेंगे, मुसलमान की गर्दन पर तलवार। मोदी विरोध में कौन सा आग लगाने वाला हथियार आ गया। वक्फ बिल के विरोध में सड़क पर उतरे मुसलमानों का वो रियलिटी चेक जिसने पोल खोल कर रख दी। और बिहार चुनाव के पहले जेडीयू पर निशाना, मुस्लिम वोट के चक्कर में पलटी तो नहीं मार देंगे नीतीश कुमार क्या। सबसे पहले इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी जब भी कोई रिफॉर्म करते हैं तो आग लगाने वाले पहले ही तैयार हो जाते हैं। किसानों के भले के लिए कानून लाए तो ऐसा हाहाकार मचा दिया कि महीनों तक बवाल होता रहा। लेकिन सच यह है कि जो लोग किसानों को उस वक्त भड़का रहे थे, आज की डेट में वही किसानों पर डंडे चला रहे। सेम टू सेम वक्फ बिल को लेकर यही हो रहा है।
वक्फ में रिफॉर्म की जरूरत थी और यह बात मोदी के टाइम पर नहीं बल्कि जब कांग्रेस का राज था तब से चल रही थी। लेकिन मोदी ने रिफॉर्म करने की हिम्मत दिखाई तो सारे मोदी विरोधी बवाल काटने लगे कि बॉस ये तो नरेंद्र मोदी मुसलमानों से ज्यादती कर रहे हैं, मोदी तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जबकि यही मोदी मुसलमानों को घर भी दे रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं, काम धंधे के लिए लोन भी दे रहे हैं। अभी कल ही ईद के लिए सौगातें मोदी बांटा गया था। लेकिन मोदी विरोध में जिन्होंने आंख कान नाक मुंह सब बंद कर रखा है, ना उनको देखना है ना सुनना है। उन्हें तो सिर्फ यह दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों के वोट कैसे उन्हें एक मुश्त मिलते रहे। मुसलमानों के वोट एक मुश्त तब तक मिलते रहेंगे जब तक इनका मुसलमानों को भड़काने उकसाने वाला एजेंडा चलता रहेगा। और यही वक्त बिल्कुल ने जो प्रदर्शन किया उसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ और जहर उगला गया। प्रदर्शन के दौरान क्या क्या कहा गया सुनिएगा, कान से धुआं फेंक देगा बॉस। कहा जा रहा है कि मोदी मुसलमानों की दाढ़ी टोपी और हिजाब के बाद मस्जिद भी छीन लेंगे। कब दाढ़ी टोपी छीनी है, लेकिन बोल रहे हैं मोदी मुसलमानों को कब्रिस्तान में चैन से दफनाने भी नहीं देंगे। मतलब आप कहानी देख रहे हैं कैसी कैसी बुनी जा रही, कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे मोदी। मोदी सरकार को फिर से शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन की धमकी दी गई। वक्फ संशोधन बिल को नागपुरिया कानून बताकर उसे आरएसएस से जोड़ दिया गया। वक्फ बिल में संशोधन को मुसलमानों के अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला बता दिया गया। सिविल वॉर से लेकर पाकिस्तान तक वक्फ बिल के खिलाफ हर तरह की ऐसी बयानबाजी हो रही है कि भाई जो नहीं भी सोच रहा होगा उसके मन में आग लग जाएगी कि ना मुसलमानों पे तो बहुत अत्याचार हुआ। इससे मुसलमान मोदी की सौगात भूल जाए और उसके दिमाग में वक्फ 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 घूमता रहे, बस इसका प्लान है। और मैं आपको रियलिटी चेक दिखाऊंगा, जो वहां गए उनको पता भी नहीं है ढंग से कि क्या है वक्फ बिल जिसकी बात हो रही है। मुसलमानों के अंदर यह भरा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में है, जबकि सच यह है कि जिस वक्त वक्फ को लेकर यह सब बवाल चल रहा है उसी वक्त मुरादाबाद में कीर्तन कर रही महिलाओं पर पथराव हो गया। हजारीबाग में हिंदू यात्रा पर पत्थर चल गए। हिंदू राजा का अपमान हो रहा है, उसे लेकर बहुत बवाल हुआ है आज। इस सब के बारे में आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। देखना चाहिए आपको कि क्या चल रहा है देश में। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि वक्फ को लेकर कैसे मुसलमान अब सड़क पर आ गया है, कैसे बवाल मचा है और कैसे नीतीश कुमार के बहाने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, सियासत इस कदर लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मे दान करती है। ये नंगी तलवार है मुसलमानों के गर्दनों पर। खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया तो फिर हम पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर पहले दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, दिल्ली के बाद बिहार में प्रदर्शन किया गया और जिसकी दो वजह दिख रही हैं। पहली तो यह कि बिहार में नीतीश कुमार हैं जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं और मुस्लिम संगठन बार बार नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे हैं। दूसरी बात, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और इस बिल के बहाने बिहार में मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन के समर्थन में मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए आप देखिए कि इस प्रदर्शन में लालू यादव भी पहुंच गए भाई, जिनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। लालू यादव पहुंच गए प्रदर्शन में, तेजस्वी यादव भी साथ में पहुंचे हुए थे। तेजस्वी यादव ने इसका एहसान भी गिना दिया कि लालू यादव स्वस्थ ना होने के बावजूद मुसलमानों के लिए यहां पर आए हैं। तेजस्वी यादव को सुनिए जो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। ये इन नेताओं का कॉन्फिडेंस है कि जिस बिल को लेकर सीधा सीधा प्रश्न यह है कि सेक्युलर भारत में अगर सेक्युलरिज्म जैसा कुछ है तो वहां पर एक धर्म विशेष को ऐसा कैसे कुछ मिल सकता है जो बाकियों को नहीं मिला हुआ है। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस है कि हम मुसलमान के साथ दिखेंगे तो मुसलमान का वोट लेंगे, लेकिन अगर गलत में भी मुसलमान का साथ दे रहे हैं तो भी हिंदू का वोट तो आ ही जाएगा जाति के नाम पर।
पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन चल रहा था। लालू, तेजस्वी सब पहुंच गए वहां पर, और इनको देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो महाकुंभ नहीं गए। महाकुंभ को फालतू बता रहे थे लालू यादव, लेकिन जब मुस्लिम संगठनों का बुलावा आया, बाप रे बाप, खराब तबीयत के बावजूद चले गए वहां तेजी से। यह तक कह दिया कि चाहे सत्ता रहे या न रहे, बिल नहीं पास होने देंगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लालू यादव और तेजस्वी यादव इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, इसका पीछे का वोट गणित भी आपको समझा देता हूं। दरअसल अगर आप देखेंगे, सबको बिहार का चुनाव दिख रहा है कि भैया बिहार में चुनाव है और वहां पर स्थिति क्या है, आपको यह देखनी चाहिए। बिहार में अगर आप देखेंगे मुसलमान कितनी बड़ी संख्या में है, क्या प्रभाव छोड़ता है आप देखिए। आबादी कितनी है? आप 18%, 18% बॉस बिहार के अंदर मुस्लिम आबादी है। और अगर आप मुस्लिम वोट देखिएगा 2020 में, मुस्लिम वोट किसको कितना गया था, अगर इसका गणित देखिएगा, एनडीए को 5%, मात्र 5%, जिसमें जेडीयू प्लस बीजेपी है बॉस। जेडीयू के नाम पे फिर भी मुसलमान वोट कर दे तब भी 5%। और इंडिया अलायंस को जो आप देखिएगा, कांग्रेस प्लस आरजेडी, इनको गया था 76%, 76%। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों लालू यादव खराब तबीयत के बावजूद वहां पहुंच गए। साल 2024 का लोकसभा चुनाव, एनडीए को 12% वोट गया, इंडिया अलायंस को 87% मुसलमानों का वोट बिहार के अंदर गया। इन्हीं 87% मुस्लिम वोट को एक मुश्त बनाए रखने और इसे और बढ़ाने के लिए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जोर आजमाइश हो रही है। आप यह भी समझिए कि मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाला पार्टियों के लिए तो वक्फ संशोधन बिल उस मौके की तरह है जिसके दम पर वो एक मुश्त मुस्लिम वोटों की फसल काट सकते हैं। इसलिए इस बिल के खिलाफ बहुत भड़काऊ बयानबाजी हो रही। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान को सुनिए, जो गृह युद्ध जैसी धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों की गर्दन पर लटकती हुई तलवार की तरह। सुनिए एक बार इनको। मोदी इस मुल्क में मुसलमानों को चैन से जीना भी नहीं देना चाहते हैं और कब्रिस्तान में चैन से दफनाया जाए उसके लिए भी हालात वो खराब कर रहे हैं। अगर ये काला कानून बन गया तो न जाने कितनी मस्जिदों में ताले लगेंगे, खानकाहें वीरान होंगी और कब्रिस्तानों में बुल्डोजर चलेंगे। हम इस मुल्क में खाना जंगी नहीं चाहते हैं। ये नंगी तलवार है मुसलमानों के गर्दनों पर, ये नंगी तलवार है देश के संविधान पर, ये नंगी तलवार है हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद पर। बयान सुन रहे हैं आप? ये बिल जो है वो मुसलमानों का चैन छीन लेगा अगर ये बिल आ गया तो। इसका मतलब अभी तक जो वक्फ कानून चल रहा है उससे मुसलमान एकदम बम है, चैन में है, बंगलों में रह रहा होगा, सब मुसलमान करोड़पति हो गया होगा। नहीं होना क्या होगा फिर इनके हिसाब से? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये समझना होगा उन मुसलमानों को जिनको भड़काया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन की कमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संभाली हुई है। इन्हें भी तो यह दिखाना है कि मुसलमानों की आवाज उठाने वाले असली ठेकेदार हम हैं। बिल के खिलाफ प्रदर्शन का अगला प्लान भी तैयार हो गया। दिल्ली और पटना के बाद अगला ठिकाना आंध्र प्रदेश है, जहां एनडीए में शामिल चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। वहां भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर दबाव डालेगा कि वो इस बिल का समर्थन ना करें, और अगर किया तो फिर मुसलमानों का सपोर्ट हमेशा के लिए खो देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कैसे शाहीन बाग की याद दिला रहे हैं वो सुनिए। फिर बताऊंगा कि जब पटना में हमारी टीम ने वक्फ बिल के विरोध में जमा हुई इस भीड़ से सवाल पूछा कि भाई क्या है, क्या दिक्कत है तुम लोगों को, उसके बाद देखिए क्या ये लोग जवाब दिए। लेकिन पहले सुनिए इन लोगों को। जिस तरह हमारी कौम ने अभी चंद माह पहले एक सीए और एनआरसी के ऊपर में शाहीन बाग का अजीमुश्शान मुजाहरा किया था, अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया और खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया तो फिर हम पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, पूरे मुल्की सतह का ऐलान करेंगे। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, टीडीपी को ये इंतबाह देने के लिए है, ये वार्निंग देने के लिए है। अगर आपने बिल का समर्थन किया तो आप हमारे समर्थन से महरूम हो जाएंगे। जुमे की नमाज के लिए निकले तो आप काली पट्टी अपने हाथ के ऊपर बांध लें और खामोश और पुरअमन एहतजाज करें और उसके वीडियो बनाकर वायरल भी करें और सोशल मीडिया पर भी डालें। यानी इन लोगों का प्रयास यह है कि नरेंद्र मोदी ऐसे तो दबाव में आ नहीं रहे, तो एक काम करो बिहार में करो, नीतीश कुमार से दबाव डलवाओ। एक काम करो आंध्र प्रदेश में करो, चंद्रबाबू नायडू से दबाव डलवाओ, ताकि किसी की तो सुन ले नरेंद्र मोदी। लेकिन ये लोग भ्रम में। नरेंद्र मोदी इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं बॉस।
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बहुत सी बातें भी हो रही। यह कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति तो जरूरतमंद मुसलमानों के वेलफेयर के लिए थी, लेकिन पीएम मोदी इसे लूट रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ उस बिहार में प्रदर्शन हो रहा है जहां जेपीसी की टीम गई थी, जहां राज्य सरकार से भी सुझाव लिए गए थे और मुस्लिम संगठनों से भी, फिर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और यह सब इसलिए कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है, नीतीश कुमार को फंसाना है, क्योंकि कुछ मुस्लिम वोट नीतीश कुमार को तो मिलते ही हैं। लेकिन इस बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चेतावनी का जेडीयू को लोड नहीं ले रही। बिहार के मंत्री विजय चौधरी क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए, फिर आपको वक्फ बिल पर विरोध की ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूं। जेडीयू ने भी और सरकार ने भी जितने मुस्लिम के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही पारदर्शी, जिसको कहिए ट्रांसपेरेंट स्टैंड रखा है। आपको पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जिसे देखना बहुत जरूरी है। इस प्रदर्शन के दौरान जो भीड़ जमा थी, उनके हाथ में इंग्लिश में लिखे हुए पोस्टर और बैनर थे, जिस पर लिखा था कि वी रिजेक्ट वक्फ बिल, हैंड्स ऑफ वक्फ, सेव वक्फ जैसे नारे लिखे थे। जब हमारे सहयोगी ने वहां मौजूद भीड़ से सवाल किया कि वहां किस लिए आए भाई, तो इन लोगों से जवाब देते नहीं बना। सुनिए एक बार, देखिए ग्राउंड पर ये लोग प्रदर्शन करने आए हैं कि वक्फ संशोधन क्यों हो रहा है। इन लोगों को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सुनिए इन लोगों को। कहां से आए? अररिया से। क्या है किस मसले पर? बात नहीं करेंगे। बिल का क्या नाम है? आप लोग कुछ बताएंगे? क्या हो गया? नहीं, स्टेट पे जाइए, वहाँ तस्वीर ले जाइए। यहाँ बात आप ही की बात रखने आए? नहीं, हाँ ठीक है, वहाँ सब जो स्टेट पे, यहाँ कोई नहीं बोलेगा, आपसे बात कोई नहीं करेगा। ठीक, मना क्या जा रहा है ना, समझते हैं बात को। आप ही लोग की बात कर रहे हैं ना? मना क्या जा रहा है ना? कौन मना कर रहे हैं? बयान जब सुनने दीजिए ना। साफ तौर से मना ही है लोगों को बोलने के लिए, साफ विरोध करते हैं लोग, यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप समझिए किस तरह से लोगों को समझा बुझा कर यहाँ पर लाया गया है। ये तो स्थिति है बॉस, बस बुलाया गया, उठ के चले आ गए हैं, हाथ में पोस्टर बैनर ले लिया है, कुछ नहीं पता कि क्या बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी गर्दन पे तलवार रख दिए, अरे कब्र में भी नहीं लेटने देंगे चैन से, बस हवाई बात। बहुत हो गया, ये तो गलत हो रहा है मुसलमान के। इसी प्रदर्शन की एक और तस्वीर आपको दिखाता। प्रदर्शन के दौरान धूप तेज थी, तो छांव के लिए प्रदर्शन कर रहे मुसलमान पास के एक मंदिर परिसर में पहुंच गए। वहां बैठकर मंदिर परिसर में थोड़ी छांव ली, लेकिन जब मीडिया का कैमरा वहां पहुंचा तो प्रदर्शनकारी वहां से चेहरा छिपाते निकल गए और सवालों का जवाब भी नहीं दिया। देखिए वहां क्या हुआ। इस मंदिर में देखिए अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में, चूंकि बाहर बहुत धूप है, गर्मी है, तो मंदिर के अंदर ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मना किया गया। देखिए अब माइक लगा, कैमरा चला, तो ये लोग मंदिर से यहाँ पर निकला हुआ है। हाँ, आ जाएंगे। 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हुए थे, आप लोगों को देखा नहीं गया। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से अब खाली हो गया, क्योंकि मीडिया जैसे ही हम पहुंचे हैं यहाँ, और यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए थे वो यहाँ से उठकर निकल गए। जनता जी है। आपने देखा है, बिल देखा है? हाँ जी देखा, मैंने सुना है, मैंने बुजुर्गों से सुना है, मैंने उलमाओं से सुना है, जो हमसे बड़े हैं बुजुर्ग, उनसे सुना है। एकदम से हुकूमत से ही कहना चाहेंगे कि आप इस काला कानून को वापस ले लीजिए। अगर वापस नहीं लेंगे तो इसके लिए हमारे बड़े हम लोग को जो कहेंगे हम लोग वो करेंगे। अगर आखिर में जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग इस कानून के लिए जान दे देंगे। नहीं होगा, अगर बिल आ जाएगा तो क्या होगा? बिल आ जाएगा तो इससे मुसलमान बिल्कुल आज़ाद नहीं होंगे। जैसे अभी आज़ाद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिदें आज़ाद नहीं रहेंगी, कब्रिस्तानें आज़ाद नहीं रहेंगी, ये उनके गिरफ्त में आ जाएगा, उनके पकड़ में आ जाएगा। वो जैसा कहेंगे उसके हुक्म के मुताबिक हम लोगों को चलना पड़ेगा। इसलिए हम इसको बिल्कुल कौन बता। अभी तक का तो नैरेटिव यह है कि मोदी राज में मुसलमान खतरे में। अब कह रहे हैं कि यह बिल आ जाएगा तब मुसलमान आजाद नहीं रह जाएगा। अभी तक तो बहुत आजाद है, जैसा मूड वैसा हिसाब चलता है।
अगर मूड में है कि भाई मस्जिद के पास से गाना डीजे बजते हुए कैसे निकल गया तो पत्थर चल जाएगा, लेकिन अपना मूड हुआ तो छांव लेनी है तो मंदिर के परिसर में भी बैठ जाएंगे, तब दिक्कत नहीं है। बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत हिसाब बराबर रखिए ना। होली में इतना सा रंग नहीं लगना चाहिए, ऐसा माहौल बना दिया जाएगा। और यहां मंदिर के परिसर में बैठ के छांव में बैठे हैं तब दिक्कत नहीं है। इसी को कंटिन्यू कीजिए, अपने हिसाब से सहूलियत से देखिएगा कि हां इससे दिक्कत है उससे दिक्कत नहीं है। विपक्ष के नेताओं का हाल यह है कि वोट बैंक के लिए मुसलमानों के साथ खड़े दिख रहे हैं, साथ ही ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनका वोट बैंक खुश हो सके। औरंगजेब का गुणगान हो रहा है, सैयद सालार मसूद गाजी को संत बताया जा रहा है और बाबर का बचाव करते करते राणा सांगा जैसे महान हिंदू योद्धा को गद्दार कह दिया इन लोगों ने। अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं का मुगल प्रेम किसी से छुपा नहीं है। अबू आजमी और रामजी लाल सुमन जैसे नेता अपने बयानों से विवाद खड़ा करते रहे। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी राज्यसभा में और राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। अखिलेश यादव बचाव कर रहे थे, देश भर में विरोध शुरू हो गया। इसके बाद अखिलेश यादव अपने नेता का बचाव करते रहे, उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगाते रहे। और आज तो राणा सांगा विवाद पर आगरा में जमकर हंगामा हुआ। रामजी लाल सुमन के घर के बाहर हंगामे की एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर बताता हूं। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। यही इन नेताओं का कार्ड है बॉस, कि मुसलमान का वोट एक मुश्त लेंगे और हिंदू को जो है वो राणा सांगा को अगर गाली भी दे दे, गद्दार भी कह दे तो उस पर हमला होगा तो कहेंगे वो तो दलित है, उसको जाति में बांट देंगे हिंदू को। रामजी लाल सुमन जब राणा सांगा को गद्दार बता रहे थे तब दलित नहीं थे, जब उन लोगों का गुस्सा भड़का तब वो दलित हो गए। रामजी लाल सुमन के बयान के विरोध में आज करणी सेना ने आगरा में जमकर हंगामा किया। करणी सेना से जुड़े हुए सैकड़ों लोग और पदाधिकारी बड़ी संख्या में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर पहुंचे। रामजी लाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद थी। करणी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस भी रोक नहीं पाई। पुलिस और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस से बचते हुए करणी सेना के लोग रामजी लाल सुमन की सोसाइटी के अंदर घुस गए। इस दौरान लगातार नारेबाजी हुई, रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की मांग हो रही। रामजी लाल सुमन दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है, वो उसमें शामिल हो रहा है, और उधर आगरा में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर करणी सेना के लोगों का गुस्सा फूटा। रामजी लाल सुमन के घर पर पथराव किया गया, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए, कुर्सियों को तोड़ा गया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी करणी सेना के लोगों ने नहीं छोड़ा। लेकिन फिर सवाल यह है कि आपको किसी की बात पसंद नहीं आई या आपने तोड़फोड़ कर दी, पत्थर चला दिए, तो फिर दूसरे के पत्थर पर कैसे सवाल पूछिएगा? आपने भी तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लिया। दूसरे को जब आप यही कहते हैं कि भाई मस्जिद से पत्थर क्यों चला, आप पुलिस में जाके शिकायत करते, आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते, तो आपसे शिकायत नहीं हो रही थी। राणा सांगा को गद्दार कहना बहुत गलत है, लेकिन आपको भी तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना था। करणी सेना को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना था। पुलिस के जवानों ने तोड़फोड़ कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ना शुरू किया और जो पकड़ में आया उसे लाठियों से पीटा। पुलिस के लाठी चार्ज के बाद हालात काबू में आए। पुलिस के एक्शन के बाद करणी सेना के लोग वहां से भाग गए। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर जो बयान दिया था उस पर बवाल होना तय था, लेकिन उस पर सवाल उठाना और शिकायत करना यह सही रास्ता है बॉस। लेकिन किसी के बयान से भड़क कर उसके घर के बाहर हंगामा करना, तोड़फोड़ करने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर किसी की भावना आहत हुई तो रामजी लाल सुमन के खिलाफ एफआईआर कराते ना बॉस, कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसको है? किसी को नहीं। रामजी लाल सुमन के घर के बाहर हंगामे के बाद क्या हाल है, जरा उसकी एक रिपोर्ट देखिए, फिर दिखाता हूं कि अखिलेश यादव इसमें कैसे दलित एंगल लेकर आ गए। पुलिस को पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद यहां से जो समर्थक थे उन्हें खदेड़ा गया। दरअसल बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त करणी सेना के समर्थक यहां पर पहुंचे और उस वक्त सपा के समर्थकों को भी इस बाबत पता चला, वो भी यहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद हंगामा जो है वो ज्यादा बढ़ता है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहा है। अखिलेश यादव भले ही रामजी लाल सुमन के बयान का बचाव करते रहे, लेकिन अखिलेश को भी लग गया कि भाई रामजी लाल सुमन के बयान से नाराज राजपूतों की नाराजगी तो भारी पड़ सकती है। दलित वाला कार्ड तो खेले, लेकिन फिर राजपूतों का क्या होगा?
इसलिए अब अखिलेश यादव सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं। तो फिर क्या उद्देश्य था गद्दार बता रहे थे जब? हम राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस पर सवाल कर रहे हैं? हमारे सांसद ने एक पक्षीय लिखे इतिहास का उदाहरण दिया था। हमारा कोई प्रयास राजपूत समाज या अन्य समाज का अपमान करना नहीं। अरे तो भाई जिसने एक पक्षीय इतिहास लिखा, जिसने एक पक्षीय इतिहास पढ़ाया, उसी लोगों के साथ तो आप खड़े हैं। और एक पक्षीय जिसने लिखा उसका विरोध करने के बजाय आपने कह दिया कि तुम तो गद्दार राणा सांगा के औलाद हो, हिंदुओं को कह रहे हैं आपके सांसद। अब अखिलेश यादव को समझ आ रहा है कि रामजी लाल सुमन का बयान नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए पहले तो उस पर सफाई दी और अब पूरे मामले में दलित का एंगल लिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन दलित होने की वजह से अटैक झेल। ये रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना आपको हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में? मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं। रामजी लाल सुमन के घर के बाहर हंगामे के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरि पर्वत थाने के बाहर प्रोटेस्ट किया। रामजी लाल सुमन के बेटे रणजीत सुमन भी थाने गए। सांसद के घर पर तोड़फोड़ से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से कड़े एक्शन की मांग की। वहीं रामजी लाल सुमन के बेटे ने कहा कि सत्ता के संरक्षण की वजह से यह हमला हुआ। आप पूरी वीडियो देखिए, सब गाड़ियां तोड़ी गई हैं, घर पे पथराव किया गया है, लाठी डंडे और अद्दे रोरे वो सब साथ लेकर के आए थे। तमाम लोगों को चोट आई है और पुलिस प्रशासन के कई लोगों के चोटें आई हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पूरी घटना हुई है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुछ करनी सेना के पदाधिकारी थे। आम पब्लिक भी मैं समझता हूँ अब सुरक्षित नहीं है, सत्ता संरक्षण प्राप्त लोग हैं। आप ये भी देखिए कि पहले तो भड़काऊ बयान दिया गया, फिर इसमें जाति का एंगल डाल दिया गया। जाति की राजनीति की जा रही है। वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव के नेता क्या क्या नहीं कर रहे। कभी वीर राणा सांगा को गद्दार बताते हैं, कभी मुगलों का बचाव करते हैं, औरंगजेब को हीरो बताते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह मुसलमान वोट जो है वो चिपका रहे। लेकिन पीएम मोदी के एक एक्शन से अखिलेश यादव की वोट बैंक की राजनीति और एजेंडा दरक जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जरूरतमंद मुसलमानों को सौगातें मोदी गिफ्ट दिया, जो ईद के अवसर पर 32 लाख मुसलमानों को जाएगा। और इसको लेकर किस तरह से हंगामा हुआ ये हमने आपको कल ही बताया। लेकिन आप देखिए कि इतना होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता वोट बैंक के लिए गजब लेवल पे चले गए। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा नमाज पढ़ने लग गए। भाई रविदास मेहरोत्रा हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। लखनऊ में इफ्तार कार्यक्रम में रोजेदारों के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी से बड़ा मुसलमानों का कोई है ही नहीं भाई, शुभचिंतक हितैषी। देखिए ना भाई, हिंदू हैं खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये तस्वीर है, अलग लेवल पे है भाई, अलग लेवल। ये मतलब मुसलमान को लगना चाहिए कि हम उनके साथ हैं तो नमाज भी पढ़ें। रविदास मेहरोत्रा ने क्या सोचकर और किस मकसद से नमाज पढ़ी ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन रविदास मेहरोत्रा के इस तरह से नमाज पढ़ने से कई मौलाना नाराज हो गए। मौलानाओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी राजनीति में मजहब का इस्तेमाल कर रही है। अगर रविदास मेहरोत्रा को नमाज पढ़ने का इतना ही शौक है तो पहले मुसलमान बनिए, फिर आराम से नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हज करिए। सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं मजहब को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये तमाम चीजें शरन और वसूलन और अखलाकन हर एतबार से गलत हैं और निंदनीय हैं। मैं इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं और मैं मल्होत्रा साहब से कहूंगा कि नमाज अगर उनको प्यारी है तो बेशक आ जाइए, कलमा पढ़ लीजिए, मैं आपको मुसलमान कर लूंगा। आप फिर कलमा पढ़िए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हज करिए, ज़कात दीजिए, तो बेहतर होगा। आप कलमा पढ़ लेंगे
तो मैं गले लगाने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ, इतना सा मुंह रह गया? नमाज भी पढ़े और उसके बाद कहा जा रहा है कि कलमा पढ़ो, मुसलमान बनो, तब जाके तुमको गले लगाएंगे। मुसलमान का भला सोचने के लिए क्या नमाज पढ़ना जरूरी है? जो नहीं पढ़ रहा है वो नहीं सोच सकता है। जो मुसलमान नहीं बनेगा वो मुसलमान का भला नहीं सोच सकता, और जो मुसलमान है वो सारा मुसलमान का भला ही कर रहे हैं। तो इतने मुसलमानों में गरीबी कैसे होती? ऐसे ही एक बार मुझे याद है किसी ने जाकिर नायक से पूछ लिया था कि फलाना हिंदू पत्रकार है, हमारा बहुत समर्थन करता है हर बात में, वो नरक जाएगा कि जन्नत में जाएगा? तो जाकिर नायक ने कह दिया कि वो नरक जाएगा, क्योंकि है तो वो काफिर ही। बॉस किसी का भला करना है ना तो उसका सही में साथ दीजिए, गलत में नहीं। उसके हाथ में पत्थर मत थमाइए, नौकरी का सर्टिफिकेट थमाइए, उसको काबिल बनाइए। उसके साथ मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है, हिंदू रहते हुए उसका अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम वोट के लिए गजब की पॉलिटिक्स चल रही। एक तरफ तो मुसलमानों के अंदर यह भरा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में, दूसरी तरफ सच यह है कि हिंदुओं पर ही पत्थर चल जा रहे हैं। कई जगह कई हमले हो रहे हैं, कई हिंदू राजा को अपमानित किया जा रहा है। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने मंदिर में कीर्तन महिलाओं पर पथराव कर दिया, यह आरोप लग रहा है। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए, जिसका वीडियो आपके सामने। घटना बहादुरपुर गांव की है। आरोप है कि सोमवार रात को जब कुछ महिलाएं मंदिर में कीर्तन कर रही थी, तभी मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। हिंदू पक्ष के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने महिलाओं को तेज आवाज में कीर्तन करने से रोका था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद में एक कुत्ते के घुसने से बवाल शुरू हुआ। इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया है। गांव में भारी फोर्स लगानी पड़ी है। फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और पत्थरबाजी के आरोपियों के लिए गांव में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत ने वहां हालात का जायजा लोगों से बात की है। सुनिए वहां क्या हुआ। इसी रास्ते से जो नमाज पढ़ के लोग हैं वो जा रहे थे और उसी वक्त जो है यहाँ पर पथराव हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाती है, उसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। कीर्तन कर रहे थे, उनके करे कीर्तन बंद करो, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है 9 बजे के टाइम। लाठी डंडा से भी पथराव से भी मतलब जो है झगड़ा चला था। पत्थरबाजी शुरू हो गई। बालक है और तो कोई था ना। इसी घटना में चोट लगी थी? यस। कैसे लगा था चोट? सर कुछ लोग आए थे, उसमें मस्जिद में से निकल के नमाज पढ़ के तो वहीं पे अड्डेबाजी करी थी उन लोगों ने। कभी भी ऐसे लड़ाई झगड़े तो खैर नहीं परेशानी पता ना उसी दिन क्या हुआ। खैर मुरादाबाद में तो बवाल शांत हो गया। असली चैलेंज तो संभल में शांति बनाए रखने की। संभल में जैसे होली और जुमे की नमाज के लिए तैयारी की गई थी, वैसी ही तैयारी ईद और रामनवमी को लेकर की जा रही है। आज संभल में पीस कमेटी की अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद तय हुआ कि संभल में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और ना ही छत पर नमाज पढ़ी जाएगी। इसके अलावा पहले की तरह लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं रहेगी। इस बैठक में संभल के सीओ अनुज चौधरी भी मौजूद थे। सुनिए अनुज चौधरी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कहां हिंदुओं की यात्रा पर पत्थर चल गया। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। मुरादाबाद और संभल से लेकर हजारीबाग तक की एक ही कहानी है। वोट बैंक के लिए खतरे में मुसलमानों को बताया जाता है, जबकि पत्थर हिंदुओं पर चल रहा है। हजारीबाग में रामनवमी से पहले मंगलवार को मंगला जुलूस निकाला गया। जैसे ही मंगला जुलूस जामा मस्जिद के पास पहुंचा, उस पर पत्थरबाजी होने लगी। बताया जा रहा है कि जुलूस में तेज आवाज में बज रहे गानों से मुस्लिम पक्ष नाराज हो गया। इसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर पथराव होने लगा। पथराव रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और 4 राउंड फायरिंग हुई, तब जाकर हालात काबू आए। हजारीबाग में हिंसा के बाद हालात कंट्रोल में है, लेकिन अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई। हजारीबाग की हिंसा के विरोध में बीजेपी ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक तख्ती लेकर परिसर में बैठ गए और नारे लगाने लगे कि हजारीबाग को कश्मीर नहीं बनने देंगे। बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों पर ही इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही। हजारीबाग हिंसा पर झारखंड की मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने क्या कहा, एक बार सुनिए। आज होगा इन सभी चीजों में लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा, क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं है और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। आज होगा इन सभी चीजों में लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है। हालांकि इसीलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक हैं तो सेफ। और पाठशाला में अब अगली क्लास, पहले बिहार, अब यूपी। मोदी का वो मिशन जिसे पूरा करने बाबा बागेश्वर ने नया मोर्चा खोला है। मोदी, योगी, बागेश्वर बाबा, सनातन का कौन सा गौरव वापस लाने का ऐलान हो गया, अब इसका चल।
आज देश में जब भी सनातन की बात होती है या हिंदू राष्ट्र पर चर्चा होती है तो सबसे पहले जो चेहरा सामने आता है वो बाबा बागेश्वर का है। बाबा बागेश्वर सनातन के फायर ब्रांड लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर आज की डेट में सनातन के सबसे बड़े और पॉपुलर चेहरों में से एक। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी जहां सनातन के गौरव को बुलंदियों पर पहुंचाने के मिशन में जुटी है। मोदी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ना तो देश में विकास की रफ्तार कम होगी और ना ही सनातन छूटेगा, और अब बाबा बागेश्वर सनातन पर नरेंद्र मोदी की मुहिम को रफ्तार देने में जुट गए। वैसे तो हिंदू राष्ट्र के अलख बाबा बागेश्वर लगातार जगा ही रहे, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, फिर भारत में क्रूर आक्रांता औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए बवाल हुआ, उसके बाद तो लगता है कि बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के सपने का जल्द से जल्द साकार करने का मानो संकल्प ले लिया है। बाबा बागेश्वर यूपी के मेरठ पहुंचे हैं। मेरठ पहुंचते ही बाबा बागेश्वर ने धमाल मचाना शुरू कर दिया। मेरठ पहुंचते ही सबसे पहले बाबा बागेश्वर ने किस तरह हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, औरंगजेब प्रेमियों पर क्या जवाब दिया, और कैसे आज योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत कुछ ऐसा कहा है जिससे बहुत जगह आग लगी है, ये सब दिखाऊंगा। पहले इसकी एक झलक देखिए। हम चाहते हैं जब मजहब के नाम पर 1947 में देश आजाद हो गया, एक नया टुकड़ा कट गया भारत का, तो अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आप लोग आशीर्वाद दो कि हम निरोगी रहें और ऐसे ही हमारी बुद्धि रहे, ताकि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए देख ले। हमको ना नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। हम भारत के हैं और भारत हमारा है। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर 29 मार्च तक मेरठ में रहेंगे, लेकिन मेरठ में पहुंचते ही बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया कि न तो उनको नेता बनना है, न किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, बल्कि सनातन को बचाने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सुनिए हिंदू राष्ट्र की मुहिम पर उन्होंने क्या कहा है, फिर बताऊंगा कि बाबा बागेश्वर ने और भी कौन सी बड़ी बात उन मुसलमानों से कही है जो पत्थर उठाते हैं। या हमको अपनी पीड़ा नहीं है, हमको ना नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। हम भारत के हैं और भारत हमारा है, और हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर अब अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं रामायण को फिर से ना जलाया जाए। हम चाहते हैं अब संतों को पीटा ना जाए। हम चाहते हैं जब मजहब के नाम पर 1947 में देश आजाद हो गया, एक नया टुकड़ा कट गया भारत का, तो अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र की मुहिम छेड़ चुके बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया कि वो मुसलमान विरोधी नहीं, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं की बस्तियां जलाई गई वो भारत में नहीं चलेगी। बाबा बागेश्वर ने सनातन विरोधियों को एक बार फिर सीधा मैसेज दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो। सुनिए एक बार। अभी एक नई न्यूज आई बांग्लादेश से, हिंदुओं की पूरी बस्ती को जला दिया। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं भैया, ना इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर 29 मार्च तक मेरठ में सनातन की अलख जगाएंगे। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम छेड़ी हुई। हिंदुओं को संगठित करने के लिए पिछले साल बाबा बागेश्वर पदयात्रा निकाल चुके हैं। तब यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जाति का भेदभाव भूलकर शामिल हुए थे। नंगे पैर उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की, जिसका सिर्फ एक मकसद था, हिंदुओं को एकजुट करना। अब इस पदयात्रा के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने लोगों से भी जुड़ने की अपील की और बताया कि हिंदुओं को संगठित होना है तब, और क्यों हिंदू राष्ट्र जरूरी है। सुनिए एक बार। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, ना हमें बुरा ना मानना। तुम कितने ही अमीर बन जाओ, बड़े पदों पे बैठ जाओ, आज हमारी बात सुनने में तुम्हें शर्म आएगी अगर तुम पद पे बैठे होगे। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें अच्छा लग रहा, कल लेकिन जब तुम्हारे मकान जलाए जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और बांग्लादेशी हिंदुओं जैसा हाल किया जाएगा, तब तुम्हें हमारी याद आएगी। फिर न तुम्हारा पद बचेगा, न कद बचेगा, न घर बचेगा।
बांग्लादेशी हिंदू से पूछ लो, कुछ नहीं बचा। कश्मीरी पंडितों से पूछ लो, कुछ नहीं बचा। इसलिए मेरठ वालों, देर मत करो। हम तो प्रण दूसरा ले चुके, अब दूसरी पदयात्रा करेंगे। कैंसर हॉस्पिटल का काम तो चल ही रहा, शुरू होगा, बन जाएगा, लेकिन हम उसके पहले पद यात्रा भी करेंगे भैया, ताकि हम अपने काम से विचलित ना होवें और आप लोग आशीर्वाद दो कि हम निरोगी रहें और ऐसे ही हमारी बुद्धि रहे, ताकि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए देख लें। दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा निकालने वाले हैं और तैयारियां शुरू हो गई। और कुछ लोग कहते थे 15 मिनट को पुलिस हटा लो, हम उनको कहेंगे ठटरी के बरे न कटा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश हनुमान से चलेगा। इस देश में संतों के हाथों में एक हाथ में संविधान हो, एक हाथ में पुराण हो। इसलिए भैया हमने सोचा है अब हिंदू मिट ना जाए, हिंदुओं पर अब धावा ना बोला जाए, बाबर या अकबर महान ना बताया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र पर अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। तो हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज सनातन के गौरव को लौटाने के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने पॉडकास्ट में सनातन से लेकर मुसलमान और औरंगजेब तक हर मुद्दे पर खुलकर बात की। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट कह दिया है कि संभल ही नहीं, जहां भी सनातन के गौरव को लौटाने की गुंजाइश दिखेगी वो पीछे नहीं हटेंगे। और मथुरा में श्री कृष्ण भूमि को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार कोर्ट और कानून का सम्मान करती है, नहीं तो अभी तक तो मथुरा में बहुत कुछ हो गया हो। आप भी योगी आदित्यनाथ को सुनिए एक बार। कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल है, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मथुरा का मामला कोर्ट में है, नहीं तो अब तक वहां बहुत कुछ हो गया होता। योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों की भी क्लास लगाई जो ये कहते रहते हैं कि यूपी में मुसलमान खतरे में। योगी ने कह दिया कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। सुनिए एक बार। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने के साथ ही बाबा बागेश्वर ने औरंगजेब प्रेमियों को भी निशाने पर लिया। यानी जो बाबा बागेश्वर ने कहा और जो योगी आदित्यनाथ को भी लोग बाबा कहते हैं, तो उन्होंने भी जो कहा, दोनों की आज चर्चा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि फिल्म छावा ने औरंगजेब की ठठरी भर दी और अब भारत में औरंगजेब का ढाबा मिटने का वक्त आ गया। आप भी सुनिए। जब मेरठ आए तो एक पत्रकार मिल गए, बोले बाबा औरंगजेब पर क्या कहना है? हमने कहा ठठरी भर गई, उसके ऊपर है छावा, अब औरंगजेब का मिटेगा ढाबा, क्योंकि अभी भारत में है बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा जिस जगह भी जाते हैं खुद को वहां के लोगों से कनेक्ट करना भी अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए, इन दिनों मेरठ में हुए मर्डर केस की पूरे देश में चर्चा हो रही है, जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को नीले रंग के ड्रम में सीमेंट में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। इस घटना में इस्तेमाल नीले ड्रम का बाबा बागेश्वर ने अपनी मेरठ यात्रा से कैसे कनेक्शन जोड़ दिया, वो भी सुनिए। आजकल मेरठ को ब्लू वाला ड्रम बहुत फेमस है भैया। आजकल मेरठ को वो नीलो वाला ड्रम भारी फेमस है। पति सदमा में है,
हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी रहते, उनने तो नीले ड्रामे ही बेच दे। हमने पूछी क्या बात है? बोले गुरुजी तुम जा कहां रहे? हम कहा मेरठ जा रहे। बोले संभल के रहियो, वो घर में रुकियो जोन में नीलो ड्रामा। मेरठ वालों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। भगवान की बहुत कृपा है मेरठ वालों का। मेरठ का एक लड़का था छोटा सा, स्कूल में पेपर देने गया तो उसमें क्वेश्चन आया, चुनौती किसे कहते हैं बताइए। अब लड़का चूंकि मेरठ का था तो उसने लिख दिया आगे पढ़िए। पेज पलटाया, फिर लिखा आगे पढ़िए, फिर पेज पलटाया, फिर लिखा आगे पढ़िए। जब लास्ट का पेज बचा तो उसने पेज पे लिखा, मास्टर तेरे बाप में दम हो तो मुझे पास करके बता, चुनौती इसे कहते हैं। तो जब मास्टर साहब ने चेक करवाया कि पता करो ये लड़का कहां का है, तब पता लगा वो मेरठ का है। और हमने पूछवाया, हमने कहा भैया वो लड़का मेरठ में रहता कहां? बोले घंटा घर के आसपास। हम कहा तो ठीक है फिर, हम कहा तो ठीक है फिर। मेरठ के लड़के ने तो चुनौती को डिफाइन कर दिया, लेकिन देश में कई ऐसी चुनौतियां हैं जिससे नरेंद्र मोदी निपट रहे हैं और देश को आगे ले जा रहे हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, पीएम मोदी अब कौन सा ऐसा महाकुंभ ला रहे हैं जो देश की ताकत 100 गुना बढ़ा देगा। वो महाकुंभ जिसमें डुबकी लगाते घर आएंगी लक्ष्मी, चीन से लेकर अमेरिका तक के होश उड़ेंगे। अब इसका चैप्टर, सनातन के सफल महाकुंभ के बाद अब पीएम मोदी टेक्नोलॉजी का महाकुंभ करवाने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जिस तरह पूरी दुनिया सनातन के महाकुंभ की साक्षी बनी, उसी तरह इस बार इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के संगम की तैयारी चल रही है। पीएम मोदी जिस नए महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं, इसका नाम है स्टार्टअप महाकुंभ 2025, जो 3 अप्रैल से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होने जा रहा है। इस स्टार्टअप महाकुंभ के जरिए पीएम मोदी चाहते हैं कि देश भर के इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एक मंच पर लाया जाए और इनके इनोवेटिव आइडियाज को जमीन पर लाने के लिए उन्हें हर तरह की मदद दी जाए। इस इवेंट में स्टार्टअप इनोवेटर्स के अलावा देश और दुनिया भर से कई कंपनियों को बुलाया गया है कि भाई आप भी आइए, देखिए आपके पास, हमारे पास क्या है और आपके पास क्या है, दिखाइए। इन स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करेंगी ये कंपनियां और इनके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी। पीएम मोदी की इस पहल की वजह से अब तक कई स्टार्टअप को दुनिया में नई पहचान ऑलरेडी मिल चुकी है। आज आपको ऐसे स्टार्टअप्स के किस्सों के बारे में बताऊंगा जिनकी सफलता की कहानी आपको हैरान कर देगी। लेकिन आप इस स्टार्टअप महाकुंभ की जो तैयारी है, किस तरह का माहौल दिखने वाला है वहां पर, नरेंद्र मोदी क्या करने वाले वहां पर, पहले उसकी एक झलक दें। स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। स्टार्टअप वाले सफल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। बॉस, इसमें कोई शक नहीं कि भारत विचारों का देश है, जहां युवाओं के पास एक से बढ़कर एक आइडियाज है। इसी बात को देखते हुए पीएम मोदी ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक मंच देने का फैसला किया, जिसके तहत पिछले साल स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। इस बार स्टार्टअप महाकुंभ 2025 दिल्ली के भारत मंडपम में 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक चलेगा। स्टार्टअप महाकुंभ की थीम अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी के तहत स्टार्टअप इंडिया एट 2047 रखा गया। इस थीम के तहत 2047 तक भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए तैयार करना है। इस स्टार्टअप महाकुंभ में 3000 स्टार्टअप और 1000 से अधिक निवेशक और इंक्यूबेटर, 50 से ज्यादा देशों के 10,000 के प्रतिनिधि और 50,000 से ज्यादा बिजनेस विजिटर्स शामिल हैं। इस इनोवेशन के इस इवेंट में सबसे ज्यादा फोकस एआई, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ टेक और एग्रीटेक के अलावा डिफेंस और स्पेस टेक पर भी होगा। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी ने इनोवेशन और इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा मंच तैयार कर दिया है जो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस प्रयास से ग्लोबल मार्केट में भारत की कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि 10 साल पहले तक भारत में जहां सिर्फ 400-500 स्टार्टअप चल रहे थे, आज की डेट में संख्या क्या होगी आपको पता है स्टार्टअप की?
1.5 लाख से ऊपर स्टार्टअप आज की डेट में देश में चल रहा है। आपको भारत के ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में बताता हूं जिन्हें नासा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिल रहा है, जिसमें एक नाम है पिक्सल स्पेस का। यह बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है जो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने का काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कंपनी कुछ ही दिनों में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से ऑर्डर लेने वाली पहली भारतीय स्पेस स्टार्टअप कंपनी बन गई। अगले 2 महीने में गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के लिए यह 3 बड़े कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। आज की तारीख में यह कंपनी नासा के 4000 करोड़ रुपए वाले कमर्शियल स्मॉल सेट प्रोग्राम में साथ में काम कर रही है। इसी तरह भारत की एक और स्टार्टअप कंपनी है, इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। इस कंपनी ने मई 2024 में अग्नि बाण नाम का एक रॉकेट लॉन्च करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दरअसल अग्नि बाण दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट था, जिसे इस कंपनी ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किया था। अग्निकुल का टारगेट सैटेलाइट लॉन्च करने वाले ग्लोबल सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ बनाना है। आज आपको इस कंपनी की तरक्की के कुछ आंकड़े भी बता देता हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी 2017 में मात्र 3 करोड़ रुपए में तैयार हुई थी और अब तक 350 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा चुकी है। इस कंपनी को IIT मद्रास के प्रोफेसर SR चक्रवर्ती और उनके 2 स्टूडेंट श्रीनाथ रविचंद्रन और मोइन ने मिलकर शुरू किया। अग्निकुल के पास स्पेस सेक्टर में दुनिया की 13 इंटरनेशनल कंपनियों के ऑर्डर हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान की कई कंपनियों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। अग्निकुल की सफलता को देखते हुए अब भारत सरकार भी इस कंपनी के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। यानी कुछ सालों के अंदर इस कंपनी ने पूरी दुनिया में स्पेस सेक्टर में नई पहचान बना ली और यह इसलिए संभव हो पा रहा है कि आज की डेट में देश में स्टार्टअप्स के लिए ऐसा माहौल है कि लोगों को लगता है यार अपना कितने दिन नौकरी करें यार, स्टार्टअप करते हैं, कुछ अपना करते हैं। एक तरफ ऐसी भारतीय स्टार्टअप कंपनी है जिसने 3D तकनीक से रॉकेट तैयार कर दिया और दूसरी तरफ एक और स्टार्टअप कंपनी है जो 3D तकनीक से मकान बना रही है। यह स्टार्टअप कंपनी महीनों में तैयार होने वाले मकान को 1 हफ्ते में तैयार कर देती है। इस स्टार्टअप कंपनी को IIT मद्रास के कुछ स्टूडेंट्स ने तैयार किया। इसका नाम है त्वस्ता। इस मकान की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे मात्र 5 दिन में तैयार किया गया है और कीमत सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा। इस मकान को IIT मद्रास कैंपस के अंदर ही बनाया गया, लेकिन इसे दूसरी जगह, इसके हिस्से दूसरी जगह बनाए गए और फिर यहां लाकर असेंबल किया गया। इस मकान में सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। करीब 600 स्क्वायर फीट वाले इस मकान की लागत 5 से 5.5 लाख रुपए है। आमतौर पर इतने बड़े मकान को बनाने में 30 से 35 लाख रुपए का खर्च आता है। आगे बढ़ने से पहले आपको 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से तैयार मकान की कुछ खासियतें बता देता हूं, क्योंकि आने वाले समय में इसी तकनीक से मकान तैयार होंगे जिसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। दरअसल सामान्य तकनीक से मकान बनाने में बहुत ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल लगता है, जबकि 3D तकनीक में कुल मटेरियल के 20% से काम हो जाता है। सामान्य मकान में सीमेंट, रेत, ईंट, सरिया और बहुत पानी का इस्तेमाल होता है, जबकि 3D तकनीक में जियोपॉलीमर और फाइबर को मिलाकर एक स्पेशल कंक्रीट बनाया जाता है जिसमें सीमेंट की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें केवल स्ट्रक्चर के जरिए सरिये का इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर कंक्रीट से ही निर्माण होता है। मकान की लागत 80% तक कम हो जाती है। किसी भी 3D प्रिंटेड घर की औसत उम्र 50 से 60 साल की होती है। सबसे खास बात 3D तकनीक से मकान बनाने में लेबर की जरूरत 90% कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर काम मशीनों से हो जाता है और इसमें वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल भी 90% कम निकलता है। पिछले 10 साल पीएम मोदी ने किस तरह स्टार्टअप्स की तस्वीर बदल दी, इससे जुड़े कुछ आंकड़े भी आपको दिखाता हूं। साल 2016 तक देश में सिर्फ 500 स्टार्टअप, जनवरी 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,59,000 हो गई। इनमें से 118 स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आते हैं, यानी जिन कंपनियों की वैल्यू $1 बिलियन यानी 85-100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। भारत में स्टार्टअप्स लगभग 16,67,000 युवाओं को रोजगार देते रहे। 73,151 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि आज भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और यह एक दिन में नहीं हुआ बॉस। नरेंद्र मोदी का विजन था कि भाई 2047 तक कुछ बनना है, भारत को 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। तो कुछ ही कंपनियों में सिर्फ लोग काम करते रहेंगे और वही कंपनियां मल्टीप्लाई होती रहेंगी तो काम नहीं चलेगा। आपको लोगों को मौके देने होंगे, उन्हें एम्प्लॉय से मालिक बनाना होगा ताकि वो दूसरों को नौकरियां दें। और यह स्टार्टअप का सिस्टम शुरू हुआ और इसीलिए स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ जो इस साल भी होने जा रहा है।
और ये पीएम मोदी की इसको लेकर क्या सोच रही है, एक बार आपको याद दिलाता हूं। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का पाठशाला में अब टोल वसूली का चैप्टर मक्खन रोड तो बन गए, लेकिन बेहिसाब टोल का लोड कब खत्म होगा। कार खरीदने पर रोड टैक्स, फिर हर टोल पर टैक्स लागत निकालने के बाद भी टोल क्यों वसूला जा रहा है, अब इसका चैप्टर। इस साल के बजट के बाद देश के लोगों की उम्मीदें प्रधानमंत्री मोदी से बढ़ गई हैं। बजट में मिडिल क्लास को पीएम मोदी ने तगड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट दी। ये सीमा बढ़ाए जाने की मांग काफी वक्त से चल रही थी, लोगों को लगा कि बहुत राहत मिली है, लेकिन अब दूसरे सेक्टर में भी कुछ राहत मिले, इसकी उम्मीदें प्रधानमंत्री मोदी से बढ़ गई। और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है हाईवे और एक्सप्रेस वे पर लगने वाले टोल टैक्स की। हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले आम आदमी सोचते हैं कि कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि टोल टैक्स की वसूली से थोड़ी राहत मिल जाए। हाईवे पर यात्रा करने के बाद यही कहा जाता है कि सफर में जो मजा आ गया, वो टोल टैक्स अगर थोड़ा कम होता ना तो वो मजा और बढ़ जाता। लोगों का समय तो बच रहा है, लेकिन पैसा क्यों नहीं बच रहा, ये लोग पूछ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 साल में टोल टैक्स ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश के सिर्फ 10 टोल प्लाजा ने 14,000 करोड़ रुपए की कमाई की। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अच्छी सड़कें और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन पब्लिक का सवाल है कि पैसे कब तक खर्च करने हैं, इसकी भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए। क्योंकि टोल टैक्स की कमाई के जो आंकड़े आए हैं वो तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक 2019-20 से 2023-24 के बीच पिछले 5 साल में देश के टोल प्लाजा से करीब 2 लाख करोड़ रुपए वसूले गए। इसमें देश के टॉप 10 टोल प्लाजा ने 14,000 करोड़ रुपए की कमाई की। इस लिस्ट में पहले नंबर पर गुजरात में NH-48 के बड़ोदरा भरूच के बीच भरथना टोल प्लाजा है, जिसने 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टोल कलेक्शन किया। इसी तरह दूसरे नंबर पर है गुरुग्राम से जयपुर के बीच शाहजहांपुर टोल प्लाजा, जिसने पिछले 5 साल में 1,854 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन किया। अकेले 2023-24 में सबसे ज्यादा 55,882 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हुआ देश पर। इस एक साल में देश के हर टोल प्लाजा का औसत कलेक्शन करीब 190 करोड़ रुपया। देश में इस समय 1,000 से ज्यादा टोल प्लाजा है, लेकिन टॉप 10 टोल प्लाजा की लिस्ट में 8 टोल प्लाजा ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में 1,000 करोड़ से ज्यादा का टोल कलेक्शन किया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई गाड़ी खरीदते हैं तो ऑलरेडी रोड टैक्स दे देते हैं, उसके बाद टोल पे जाते हैं तो टैक्स भरते हैं। कई टोल जो अपनी लागत थी उसको वसूल चुके हैं, उसके बावजूद टोल लग रहा है। तो भाई सड़कें तो अच्छी दी, थोड़ा टोल में भी छूट दीजिए नितिन गडकरी जी, ऐसे कैसे चलेगा मामला। मसूरी में मंगलवार को अचानक सड़क पर ही झरने की तरह पानी आ गया। दरअसल अचानक पानी का बड़ा पाइप फटने से ऐसा लगा जैसे झरना फूट पड़ा। पाइपलाइन से पानी गोली की रफ्तार से निकल रही थी, जिसकी वजह से कई घंटों तक पूरे इलाके में पानी का फव्वारा बहने लगा। इस पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पाइपलाइन फटने से संपर्क मार्ग पर 4 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया। प्रशासन का कहना है कि ज्यादा प्रेशर की वजह से पाइपलाइन फटी है, इसे जल्दी ही ठीक करा लिया जाएगा।